नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का डिस्कशन विद मनोज के इस चैनल पे, जहां पर हम बात करते हैं हमेशा नई भर्तियों की। और चाहे वो एक पोस्ट हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1000 हो, हर तरह की नोटिफिकेशन मैं यहां पर डिस्कस ज़रूर करता हूं। और इसी सीक्वेंस में, और वो चाहे फिर वो एक्सपीरियंस मांगा हो, चाहे वो इसमें एक्सपीरियंस ना मांगा गया हो, तो उसी सीक्वेंस में शुरू करता हूं आज का ये वीडियो, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये है PGDVA कॉलेज, है ना, न्यू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक हिस्सा। तो इसमें जो है प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट है। ये फॉर्म पूरी तरीके से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो अब आप समझ गए होंगे प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि क्या क्या है और कैसे स्क्रीन इन होते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हम बात करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि टाइम बहुत अनमोल चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। लास्ट डेट आपको ध्यान रखना, जो भी एलिजिबल होंगे मैं इसमें बता दूंगा। उसके बाद वो 2 अप्रैल से पहले पहले इसे भर दें। ऑनलाइन ही भरना है, ऑनलाइन ही फीस देनी है। और जो फीस रहेगी वो आपकी 2000 रहेगी। बनी बात है, प्रिंसिपल की फ़ीस है ना। तो 2000 फीस है इसकी, इस एग्ज़ाम की, ठीक है। इसमें एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि प्रिंसिपल हैं तो वैसे ही PhD होल्डर्स हैं। तो इसमें क्या पॉइंटर्स होते हैं, है ना। क्या होता है कि इसमें एक सिलेक्शन कमेटी है ना, सिलेक्शन कमेटी है। सिलेक्शन कमेटी ही आपके जितने भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट करने यानी कि स्क्रीन करने का तरीका उन्होंने क्या किया है कि बहुत सारी चीज़ें से, रिसर्च पेपर अगर सबमिट किया तो इतने पॉइंट हो गए, बुक सबमिट की तो इतने पॉइंट हो गए, कोई बुक एडिट की तो इतने पॉइंट हो गए, अगर इंटरनेशनल पब्लिशर ने पब्लिश की है तो कुछ पॉइंट मिलेंगे, अगर नेशनल पब्लिशर ने पब्लिश की है तो कुछ पॉइंट मिलेंगे, है ना। तो इस तरह से इन्होंने पूरा बांटा हुआ है। रिसर्च पेपर हो गए, बहुत बहुत सारी चीज़ें, तो सबके पॉइंट्स बनाए हुए हैं। PhD होने पर ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि आपके जितने भी, अगर आपको खैर आप अगर आज एलिजिबल हैं तो आप ये समझ जाइए कि, और एलिजिबल होने वाले हैं तो देखिए, कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पढ़ाने का, है ना। और इसका उम्र से कुछ लेना देना नहीं है, ध्यान से सुनेंगे इस बात का। कम से कम आप प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर तो रहे हो, ये इनका कहना है। 15 साल आपने पढ़ाया हो इससे पहले, ठीक है। और अगर आप अभी कहीं पढ़ा रहे हैं तो ये फॉर्म जब भरने आएंगे तो इससे पहले आपको NOC देनी पड़ेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो वो आपके बॉस आपको देंगे, है ना। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको प्रूफ देने पड़ेंगे, है ना। और जो मैं ये कहना चाह रहा था कि जितने भी डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओगे, जब इंटरव्यू कॉल आएगा, आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे, स्क्रीन इन हो जाओगे, आपको जब बुलाया जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोकॉपी का पूरा एक सेट रहे आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के साथ। जितने ओरिजिनल्स होंगे ना, उतने ही फोटोकॉपी पूरे सेट रहना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए। और याद रखिए, कहीं भी आप अगर आपका CGPA या SGPA पे चला है तो इन्होंने साफ कहा है कि उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके लेकर के आना है, तभी ऐसा हो सकता है ना। और याद रखिए, कोई भी गलती हो गई तो दोबारा आप इसमें कभी भी जो है एडिट नहीं कर पाएंगे फॉर्म को। फीस एक बार दे दी तो वापस नहीं होगी, ये भी ध्यान रखना है आपको, है ना। तो सोच समझ के इस फॉर्म को भरिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो नोटिफिकेशन है इसको भी मैं दे दूंगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन की लिंक, दोनों के लिंक, यानी कि ये जो PDF में पढ़ रहा हूँ इसकी भी लिंक आपको दे दूंगा, तो ये आप डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, ठीक है, खुद भी जब अगर पढ़ना चाहो तो। हालांकि मैं ये इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ना ना पड़े, आपका काम हो जाए, ठीक है। तो पूरी तरीके से ऑनलाइन फॉर्म है, 2 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, वो ध्यान रखना है। और भाई पे तो बनी बात है, पे तो अच्छा खासा ही रहेगा, दिख रहा होगा, पे लेवल 14 पर जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी में आगे चलते हैं हम। और यहाँ पर देखिए प्रोसीजर कैसे क्या होना है, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। आप ये जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे चेयरपर्सन, गवर्निंग बॉडी, 2 मेंबर होंगे जिनको गवर्निंग बॉडी यानी चेयरपर्सन ही नियुक्त करेंगे, और एक एकेडमिशियन होगा। ये एकेडमिशियन, ये क्या दोस्तों, ये जो चीज़ बन रही है ना, ये बन रही गवर्निंग बॉडी। यही आपके एप्लीकेशंस लेगी, उन्हें शॉर्टलिस्ट करेगी, है ना। शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर यूनिवर्सिटी को भेज देगी। फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगी, इसे अपने जो गवर्निंग बॉडी है उसे दे देगी, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल की नियुक्ति गवर्निंग बॉडी ही करता है ना। तो एक कमेटी होगी, सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, सिलेक्ट करेगी, और सिलेक्ट करने के बाद, है ना, जो भी नाम रहेंगे उन नामों को वो भेज देगी किसके पास, यूनिवर्सिटी के पास, कि भाई स्क्रीन इन किए हमने, हमें ऐसे से ये बंदे ठीक लगे, ठीक है। तो उसके बाद वो जो भी पैनल का लिस्ट जो रहेगा, यूनिवर्सिटी को जब लगे कि हाँ ये ठीक है, तो वो उसको फॉरवर्ड कर देगी गवर्निंग बॉडी के पास। गवर्निंग बॉडी फिर उसको, अगर सब कुछ सही है तो बस नियुक्त कर देगी, और कुछ बात नहीं है। और यहाँ पर जो एकेडमिशियन है ना, ये इसलिए होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर इसमें ये जो एक तो चेयरपर्सन हो गए, और 2 मेंबर ऐसे हो गए जिनको चेयरपर्सन ही लेकर के आएंगे, है ना। चेयरपर्सन नॉमिनेट करेंगे उनको, उनमें से कम एक तो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव भी होना चाहिए। तो कैसे, अगर इनमें से मान लीजिए कोई SC है, कोई ST है, या वुमेन, या माइनॉरिटी, या पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनमें से मान लीजिए इन्हीं 2 में से कोई एक निकल गया, तो ये एकेडमिशियन अलग से भर्ती नहीं होता है, मतलब अलग से इसको टीम में नहीं लिया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि SC ST OBC और वुमेन पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनमें और इन 3 में से कोई भी नहीं है,
है ना, और हमें दिख गया कि एप्लीकेंट ऐसा कोई है जो SC ST OBC से आता है, तो फिर इसका ख्याल रखा जाता है और कम से कम उस कमेटी में एक बंदा ऐसा होना चाहिए, इसलिए अलग से नियुक्ति की जाती है ना। इसीलिए आप देखोगे कहीं भी पढ़ने को मिलेगा ना, इफ़ एनी, कि अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। खैर ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, आपको इतना समझने की ज़रूरत नहीं है उससे, आपको मेन ध्यान रखना है कि जो मैं बता रहा था, है ना। और ये कमेटी में कौन कौन रहते हैं, वाइस चांसलर के 2 नॉमिनी हो गए, गवर्निंग बॉडी के 2 मेंबर्स हो गए, है ना, तो नॉमिनी होते हैं, ये बाहर के होते हैं, ये बताए नहीं जाते हैं पहले से, ठीक है। और अब यहाँ पर देख लीजिए कि भाई ये सब एक्सपर्ट्स हैं ना दोस्तों, कि 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है, 3 हायर एजुकेशन एक्सपर्ट्स होते हैं, 2 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, और एकेडमिशियंस वो डाला ही जाता है। 5 मेंबर्स होते हैं की कमेटी होती है, जो कि 2 जिसमें एक्सपर्ट होने ही चाहिए, ऐसा इनका मानना है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की मैं अभी बात करूंगा आपसे। अब देखिए दोस्तों, ये रही आपकी सिलेक्शन कमेटी, जिसमें कौन कौन होता है बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक तो वाइस चांसलर हो गए, प्रो वाइस चांसलर हो गए, नॉमिनी ऑफ द विजिटर हो गए, चेयरमैन ऑफ द, मालूम है ना गवर्निंग बॉडी जो बनाई गई थी, 2 मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये SC ST, मैंने क्या बोला था 5, ये लिखा है ना ऊपर, ये देखो अभी बताया मैंने, कम से कम 5 लोग होते हैं। लेकिन ये जो 6वां पॉइंट है ना, इफ़ एनी, ये अगर ये 5 लोगों में से कोई SC ST निकल गया तो फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मान लो कोई SC ST नहीं निकला, OBC नहीं निकला, वुमेन नहीं निकला, और पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं निकला, है ना, और इसकी ज़रूरत तब तक नहीं पड़ती जब तक कोई ऐसा बंदा नहीं आ जाता। SC ST OBC का बंदा अगर आ गया और इन 5 में ऐसे लोग नहीं जो SC ST OBC बिलोंग करते, तो फिर हमें एक 6वां बंदा इंक्लूड करना पड़ता है। इनकेस मान लो इन्हीं में से वाइस चांसलर कोई भी SC ST OBC कुछ भी निकल जाए, तो फिर ये इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है ना, तो ऐसा होता है। चलिए साहब, ठीक है। तो ये अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको सिलेक्शन, यही सिलेक्शन कमेटी दोस्तों, है ना, यही रिकमेंड करेगी, यही सब कुछ करेगी, स्क्रीनिंग करवाती है ना। कैसे स्क्रीनिंग होते हैं वो देख लीजिए ज़रा, बड़ा ही खतरनाक सा काम है इसमें। और मैं बता दूं आपको कि जो आप प्रिंसिपल के रूप में आपका जो टेन्योर है वो 5 साल का रहेगा, 5 साल के लिए आप प्रिंसिपल रहेंगे। और इसके बाद बहुत अच्छा लगा तो एक कमेटी होगी जो असेसमेंट करेगी कॉलेज का और प्रोफेसर का। अगर बहुत अच्छा रहा तो, और इस कमेटी में वाइस चांसलर के नॉमिनी होंगे और UGC के चेयरमैन के नॉमिनी रहेंगे। ये लोग मिलकर एक कमेटी बनाएंगे और असेस करेंगे आपको। अगर आपने बहुत अच्छा किया तो आपको 5 साल और रहने दिया जाएगा, ठीक है। और अब आप जब यहाँ पे अपना टेन्योर पूरा कर लें तो आप अपने पुराने जहाँ पे आप काम करते थे वहाँ पर भी वापस जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ये तक का है। तो भाई 5 साल के लिए प्रिंसिपल बनेंगे आप, है ना। चलिए तो ये थी बातें कुछ। और अब देखिए दोस्तों कि मैं बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन जो है वो ज़रूरी क्या क्या है ना। भाई एक तो PhD की डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेसर आप कम से कम 15 साल तक लिखा है ना पढ़ाया हुआ वो आपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पर भी। 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होने चाहिए आपके, और 110 रिसर्च स्कोर एज पर द एनेक्जर 5 होना चाहिए, है ना। अब देखिए इससे नीचे हम जब जाएंगे तो जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर एप्लीकेंट्स के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखेंगे एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रिंसिपल में क्या क्या बोला, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है। अभी क्या, ये तो भाई बता दिए गए कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे हर एग्जाम में नहीं बताते हैं कि भाई अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन भरी तो भाई लॉ के अगेंस्ट है, तो हम कुछ आपके ऊपर केस वगैरह भी कर सकते हैं, इसलिए गलत जानकारी नहीं भरेंगे। एक बार भर दी तो एडिट नहीं हो सकती है जानकारी, तो बहुत सोच समझ के अच्छे से पढ़ के भरिए। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हर किसी को दिए जाते हैं, ठीक है। तो और जब आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूरी रखते हो तभी आप इसे भरें, वरना इसे आप नहीं भरेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2000 की फीस रहेगी जो आपको ऑनलाइन ही भरनी है, इसमें कोई भी छूट नहीं है, ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। और कोई भी ऑफलाइन फॉर्म या कोई भी ऑफलाइन चालान वगैरह कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ना। चलिए, और अच्छा कई सारे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, सर हम शॉर्ट लिस्ट कैसे होंगे या जो भी है। इसमें खुद ने इसमें बहुत सारे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फैक्ट रखे हुए हैं जो नीचे हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये PDF आप खुद भी डाउनलोड करना, देखना वहाँ पर जो लिखा हुआ है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें वही लिखी हैं जो मैंने आपको समझा दी हैं पहले ही थोड़े से आसान भाषा में, ठीक है। आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो दोस्तों, है ना। ये अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं मिलेगा जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, है ना। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बनी बात है प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं आप, तो ऑलरेडी इतना होगा सब कुछ, ठीक है। और लास्ट डेट का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले पहले इस फॉर्म को भर देंगे, ठीक। और ये भाई यहाँ पर ये साइन हो जाता है और आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से अपन, ठीक है। मेथोडोलॉजी है दोस्तों, अब ये जो चीज़ है ना ये बड़ी खतरनाक है, यही है असली चीज़, है ना। अब आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, देखो मेथोडोलॉजी फॉर कैलकुलेटिंग एकेडमिक रिसर्च स्कोर मिलता है। तो क्या क्या मेथोडोलॉजी है, किस तरह से चलता है वो ध्यान सुनना है। तो अगर आप फैकल्टी ऑफ साइंस यहाँ से हैं, इस स्ट्रीम से पढ़े हैं, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मेडिकल, वेटरनरी, तो भाई आपके लिए ये वाला कॉलम है। और अगर आप इनमें से नहीं, आपने ह्यूमन रिसोर्स, आर्ट, सोशल साइंस, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, है ना। फिजिकल एजुकेशन मतलब समझ गया कोच वगैरह के लिए जो होता है, कॉमर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इनमें से अगर आपने कुछ भी किया है
तो फिर ये वाली चीज़ आपके लिए है ना। तो मतलब ये कॉलम आपको देखते जाना है, ठीक है। तो भाई ये है कि भैया यूजीसी के लिस्ट में जो जर्नल्स आते हैं वहाँ पे आपका पेपर सब पब्लिश हुआ होना चाहिए। तो कम से कम 8 पेपर इसके, अगर आप इस तरफ से हैं तो 8 पेपर और इस तरफ से हैं तो 10 पेपर हो गया भैया, ठीक है। और ऐसे ही अब आप पढ़ते चले आइए। देखिए मैंने कहा था ना, नेशनल इंटरनेशनल पब्लिशर से अगर आपकी बुक है ऑथर्ड हुई है तो 12-10 पॉइंट ऐसे करते करते, तो वही है सारी बातें कि कहाँ कहाँ क्या किया आपने, एडिट किया है तो भी है ना। बुक देख लीजिए, बुक के लिए भी 8 नंबर है भाई, बुक है कोई तो, ठीक है। इनोवेटिव कुछ इनोवेशन किया अगर आपने पढ़ाने के तरीके में तो 5 नंबर है। कुछ कोर्स आपने बनाया है नया तो उसके लिए भी 2 पॉइंट मिलते हैं आपको, 2 स्कोर मिलते हैं पर कोर्स के लिए। फ्री मूक्स हो गए आपके 4 क्वाड्रेंट्स के लिए, ठीक है, डेवलप्ड बाय 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। तो उसके 8, 2, 5 ये अलग अलग तरीके से, एटलीस्ट 1 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, और कंट्रीब्यूशन जो है ई कंटेंट, अगर आपने ई कंटेंट के मामले में अगर पेपर है, ई बुक है या कुछ भी है तो 2 नंबर इसके, अगर आप इंजीनियरिंग या जो भी फील्ड्स हैं, और बाकियों के लिए ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से होता है दोस्तों ना। और पीजी डिसर्शन, पीएचडी के लिए आप देख सकते हो 10 पर डिग्री अवॉर्डेड होगा, है ना। 5 पर थीसिस सबमिटेड, जितनी थीस आपने सबमिटेड की उनके एक एक करके 5 हो गए, समझ गए ना। तो अब एक थीस तो होगी नहीं आपकी। और रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, जितने रिसर्च प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए होंगे, है ना, मोर देन 10 लैक्स, भाई ये हो गए 10, इसके 10 पॉइंट, इसके 5 पॉइंट। रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन गोइंग जो चल रहे होंगे, मोर देन 10 लैक्स, 5, 10, कंसल्टेंसी 3, पेरेंट्स, इंटरनेशनल नेशनल। तो खैर ये तो अब आप समझ लेंगे मतलब से। अगर कोई अवार्ड फेलोशिप है तो उसका भी फ़र्क पड़ता है, इंटरनेशनल है तो 7 पॉइंट, नेशनल है तो 7, है ना। ये भी है। और फिर ये भी कुछ है ना, जो रिसर्च के ऊपर है। और बाकी आपके ये रहे भैया, पेपर इन प्रेफर्ड जनरल्स हैं विदाउट इम्पैक्ट फैक्टर तो 5 पॉइंट, इम्पैक्ट फैक्टर लेस देन 1 तो भाई 10 पॉइंट, और इम्पैक्ट फैक्टर अगर 1 और 2 के बीच में है तो 15 पॉइंट, 2 और 5 के बीच में तो 20 पॉइंट, 5 से 10 है तो 25, और ये मोर देन 10 है तो इतना, ठीक है। अगर 2 ऑथर है तो 70% टोटल पब्लिकेशन ईच ऑथर मिल जाएगा, है ना। और मोर देन 2 है तो पहले वाले को जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट है 170, दूसरे वाले को 30% मिल जाएगा। ये बुक के मामले में है, ठीक है दोस्तों। तो खैर ये तो हो गया पॉइंट वाली बात कि कितने कितने पॉइंट होना चाहिए। और इन्हें बोला है कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो 110 स्कोर आपका होना चाहिए, है ना। रिसर्च स्कोर कितना होना चाहिए, टोटल ऑफ 110 स्कोर होना चाहिए अगर आपको इसमें आना है तो, ठीक है। और इन्हें साफ साफ बोल दिया कि पीएचडी और एमफिल डिग्री का जो है ऐसा नहीं मानेंगे कि आपने बीच में गैप लिया और बाद में आपने पीएचडी कंप्लीट की तो आपको वो एक्सपीरियंस काउंट होगा। नहीं, एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पे कंटिन्यू पढ़ाने से ही रहेगा। पीएचडी होने के बाद या पीएचडी होने तक आपने जो भी पढ़ा है ना कंटिन्यू, वो मायने रखता है। गैप मायने नहीं रखता कि बीच में आप कुछ नहीं कर रहे थे और अब आप सोचे कि मैं इसे भर दूँ, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बिना गैप के, इसलिए पॉइंट वो उन्होंने अच्छे से लिख भी दिया है ना। और बस यही है। और ये फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आ गया, जिसने भी अगर पूछा है कि भाई क्या सिर्फ इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हो, तो इन्होंने बोला हाँ ये तो कर सकते हैं, ओवरसीज सिटीजन्स भी कर सकते हैं इसको अप्लाई, ठीक है। जो फीस रहती है वो 2000 है, ठीक है। और जीपीए बोला इनटू परसेंटेज कन्वर्ट करना, तो उन्होंने बोला हाँ कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। विच डेट शुड बी कंसिडर फॉर द डेट ऑफ अवार्ड, तो इन्होंने बोला द लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो माना जाएगा कि उस समय तक, लास्ट डेट जो है ना जैसे 2 अप्रैल है, तो इस समय तक आपकी एमफिल और पीएचडी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए दोस्तों, ये ध्यान रखें। मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप पढ़ा रहे हो 15 साल से, लेकिन पीएचडी भी कंप्लीट होने को बाकी हो, तो 2 अप्रैल से पहले पहले आपकी पीएचडी हो जानी चाहिए, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान सुन लीजिए कि आप सारी एलिजिबिलिटी पूरी रखते होंगे तब भी हो सकता है कि आपको कॉल ना आए, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि कॉलेज अपने हिसाब से ही जो भी मतलब एप्लीकेंट ने हो सकता है अप्लाई किया हो नहीं किया हो, इसमें ये पॉइंट साफ साफ लिखा है कि हो सकता है कि कॉलेज की नज़र में कोई ऐसा आदमी हो जो बहुत शानदार हो और उस पोस्ट के लिए अच्छा हो, तो वो उसको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, इनने सब कुछ लिख के रखा। और कोई भी दिक्कत होने पर, कोई भी नियम में आपको परेशानी होने पर सारे राइट्स जो है रिजर्व करते हैं यूनिवर्सिटी के पास, वो जो चाहेगी वो करेगी। और एनओसी तो आपको देना ही पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना अगर आप पहले से कहीं काम कर रहे हैं तो, जो कि कर ही रहे होंगे, ठीक है। ये प्रिंसिपल की पोस्ट की बात है। और दोस्तों ये जो लिस्ट लिखी है ना, ये तो देखिए बहुत आम है, ये तो मतलब कि 10th के जितनी सर्टिफिकेट है सब लेकर के जाना पड़ता है। अगर आप, है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और सारी की सारी मतलब जितनी है वो सारी की सारी जाएंगी, ठीक है। हाउ विल द कैंडिडेट विल गेट इंटरव्यू कॉल, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। इन्होंने सिंपल कहा है कि स्क्रीन टेस्ट होगा, जो नंबर लिखे हैं वो स्क्रीन होंगे, जो बंदा ज़्यादा नंबर लेकर के स्कोर लेकर के आएंगे हम उन्हें कॉल कर देंगे, बस ऐसा है, ठीक है। और बाकी जानकारी के लिए आपको लगातार इस वेबसाइट पर, इस मेल पर जो है अपने प्रॉब्लम आप भेज सकते हो। और वेबसाइट जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको,
वो इनकी उस पर बार बार जाते रहना आपको। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही था, है ना। तो प्रिंसिपल की ये पोस्ट है, ऑनलाइन आपको जा करके इसको भरना है ना। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको क्लिक करना, सीधे ऑनलाइन फॉर्म पे खुल जाओगे, है ना। और परेशान कहीं भी होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हो, है ना। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।